श्रोताओं का आज की इस खास बातचीत में स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत से जुड़े कुछ बेहद ज़रूरी मुद्दों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास कुछ नोट्स और रिसर्च हैं जो बात करते हैं, एक तो भारत में रोजगार की क्या हालत है, दूसरा ये समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आखिर है क्या और क्यों ज़रूरी है, और तीसरा दुनिया की अर्थव्यवस्था में IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या रोल है। बिल्कुल। हमारा मकसद यही समझना है कि भारत के लिहाज से देखें तो आर्थिक तरक्की, नौकरियां, बराबरी और ये जो दुनिया भर के पैसों का लेन देन है, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। सही बात है, ये सब जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण, और सबसे पहले नौकरियों यानी रोजगार की बात करते हैं। जी, आप शुरू करें। रोजगार को समझने के लिए कुछ बुनियादी बातें, परिभाषाएं शायद। हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले कुछ शब्द समझना जरूरी हैं जो इन दस्तावेजों में बार बार आते हैं। हाँ। रोजगार प्राप्त मतलब एम्प्लॉयड, ये वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और उन्हें काम मिला हुआ है। ठीक है। फिर हैं बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड, ये वो हैं जो काम तो करना चाहते हैं पर उन्हें मिल नहीं रहा। इन दोनों को मिला दें तो बनता है श्रम बल, लेबर फोर्स। अच्छा, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू लेबर फोर्स। बिल्कुल। और जो लोग ना काम कर रहे हैं, नहीं काम ढूंढ रहे हैं, जैसे छात्र हो गए या रिटायर्ड लोग, वो श्रम बल से बाहर माने जाते हैं। समझ गई। तो ये हुई बेसिक परिभाषाएं। अब भारत में रोजगार की तस्वीर कैसी है, इसे नापते कैसे हैं? इन नोट्स में कुछ दरों का जिक्र है, LFPR वगैरह। हाँ, मुख्य रूप से 3-4 आंकड़े देखे जाते हैं। एक है श्रम बल भागीदारी दर, LFPR। हाँ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये बताता है कि काम करने की उम्र वाली आबादी का कितना हिस्सा असल में या तो काम कर रहा है या काम ढूंढ रहा है, मतलब लेबर फोर्स में है। ठीक है। दूसरा है बेरोजगारी दर या अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये दिखाता है कि जो लोग लेबर फोर्स में हैं, उनमें से कितने प्रतिशत बेरोजगार हैं। ओके। और तीसरा है श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। WPR ये कुल आबादी में रोजगारशुदा लोगों का हिस्सा बताता है। तो ये आंकड़े मिलकर हमें एक अंदाजा देते हैं कि नौकरियों का बाजार चल कैसा रहा है। ये आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन एक बात जो बार बार चिंता जताती है वो है रोजगार रहित वृद्धि, मतलब जॉबलेस ग्रोथ। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये एक बहुत बहुत अहम मुद्दा है। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है रोजगार लोच, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। रोजगार लोच। हाँ, सोचिए ये एक तरह का पैमाना है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार यानी GDP बढ़ने पर नौकरियां कितनी तेजी से बढ़ती हैं। अच्छा, जैसे गाड़ी तेज चलाने पर माइलेज बदलता है, कुछ वैसा? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। GDP ग्रोथ और जॉब क्रिएशन का रिश्ता। और भारत के लिए ये नौकरी वाला माइलेज कैसा है? स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, यहीं पर चिंता की बात है जो इन स्रोतों से उभरती है। भारत में ये रिश्ता मतलब आर्थिक विकास और नौकरियों के बनने के बीच का जो लिंक है, वो पहले से काफी कमजोर हो गया है। कमजोर हो गया है? कितना? 1990 के दशक में ये रोजगार लोच करीब 0.4 थी। 0.4 मतलब 1% GDP बढ़ने पर रोजगार करीब 0.4% बढ़ता था। लेकिन अब ये घटकर 0.2 या उससे भी कम हो गया है। 0.2। अरे बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि 90 के दशक में जितनी नौकरियां बनती थीं, उतनी आज बनाने के लिए अर्थव्यवस्था को लगभग दोगुनी तेजी से, मतलब करीब 10% की रफ्तार से बढ़ना होगा। बिल्कुल, आप एकदम सही समझ रही हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर ऐसा क्यों हुआ? इसके कारण? इसके पीछे कुछ कारण जो सामग्री में बताए गए हैं। एक तो रोजगार के ताजा और सटीक आंकड़ों की कमी बताई जाती है, और दूसरा बड़ा कारण है ऑटोमेशन, मतलब मशीनें, टेक्नोलॉजी वो इंसानों की जगह ले रही हैं कई कामों में। हाँ, ये तो है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और नौकरियों से जुड़े और क्या मुद्दे हैं जिनका जिक्र इन नोट्स में है? एक बड़ी बात जो दिखती है वो ये है कि हमारी कामकाजी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी खेती किसानी में लगा हुआ है। हाँ, एग्रीकल्चर, जहां अक्सर जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं। हाँ। और कमाई भी कम होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं। अच्छा, और दूसरी बड़ी समस्या है हुनर की कमी, स्किल्स गैप। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि 15 से 59 साल के जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें से सिर्फ 2.4% को ही कोई फॉर्मल वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग मिली है। सिर्फ 2.4%? हाँ, और करीब 8.9% ने कहीं से थोड़ी बहुत अनौपचारिक ट्रेनिंग ली है, मतलब किसी उस्ताद से सीख लिया है ऐसा कुछ। तो फॉर्मल ट्रेनिंग वाले बहुत ही कम है। बिल्कुल।
और जब हम इसकी तुलना दूसरे देशों से करते हैं तो ये फासला चौंकाने वाला है। जैसे भारत में फॉर्मल स्किल्ड वर्कफोर्स कुल वर्कफोर्स का मुश्किल से 4.7% है। अब सोचिए, चीन में ये 24%, अमेरिका में 52%, यूके 68%, जर्मनी 75%, जापान 80% और दक्षिण कोरिया में तो 96% है। 96%। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। इसका सीधा असर नौकरी मिलने पर पड़ता होगा फिर? यकीनन, बिल्कुल। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019 का हवाला देते हुए स्रोत बताते हैं कि कॉलेजों से निकलने वाले केवल 45.6% ग्रेजुएट ही सीधे नौकरी के लायक हैं, एम्प्लॉयबल हैं। आधे से भी कम। हाँ, मतलब कंपनियों को जो हुनर चाहिए और जो लोगों के पास है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये स्किल गैप एक बड़ी रुकावट है। तो इस स्किल गैप को भरने के लिए क्या हो रहा है? सरकार की तरफ से कुछ कोशिशें हुई हैं? हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं। जैसे 2015 में स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था। स्किल इंडिया, हाँ। इसका लक्ष्य था करोड़ों लोगों को अलग-अलग तरह के हुनर सिखाना, उन्हें सर्टिफिकेट देना। इसके तहत कई योजनाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। PMKVY। जी, इसका मकसद है युवाओं को इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देना। इसका तीसरा फेज भी आया, PMKVY 3.0, जो 2020-21 में शुरू हुआ। उसमें कोशिश की गई कि मांग के हिसाब से ट्रेनिंग हो, मतलब बॉटम अप अप्रोच। जिला स्तर पर देखा जाए कि किस स्किल की ज़रूरत है। अच्छा, डिमांड ड्रिवन। हाँ, डिमांड ड्रिवन। और इसमें जिला कौशल आयोग और राज्य कौशल विकास मिशन की भूमिका अहम बताई गई है। हुनर की बात तो समझ आई, लेकिन एक और ट्रेंड है जो परेशान करने वाला है, जिसका जिक्र है इन नोट्स में। वो है महिलाओं की काम में भागीदारी का कम होना, फीमेल LFPR में गिरावट। हाँ, और ये बहुत बहुत गंभीर बात है। विश्व बैंक के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर, LFPR, 1990 में 30% से ज्यादा थी। 30% से ज्यादा? हाँ, जो 2019 तक घटकर करीब 21% रह गए। ओह, इतनी गिरावट? जी, और हैरानी की बात यह है कि ये गिरावट सबसे तेज उन सालों में हुई जब भारत की GDP ग्रोथ काफी अच्छी थी, जैसे 2003-4 से 2010-11 के बीच। ये तो उल्टे बात है, ग्रोथ ज्यादा तो भागीदारी कम। हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, लेकिन खासकर ग्रामीण इलाकों में ये गिरावट ज्यादा चिंताजनक है। और इसी बदलते माहौल में एक नया चलन भी तो तेजी से बढ़ा है, गिग वर्कर्स का। बिल्कुल, गिग इकोनॉमी। ये गिग वर्कर्स कौन लोग हैं? थोड़ा समझाएंगे। देखिए, ये वो लोग हैं जो किसी कंपनी के परमानेंट कर्मचारी नहीं होते। अच्छा। बल्कि प्रोजेक्ट के आधार पर या फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं। हाँ। जैसे ऐप आधारित जो डिलीवरी वाले होते हैं, या टैक्सी ड्राइवर। हाँ हाँ। या किसी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ समय के लिए काम करने वाले डिजाइनर, राइटर, कंसल्टेंट, ये सब गिग वर्कर्स हैं। मतलब परंपरागत एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिश्ता नहीं होता। अच्छा, इसके क्या फायदे नुकसान दिखते हैं इन नोट्स के हिसाब से? देखिए, इसमें दोनों तरफ लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। वर्कर एक साथ कई कंपनियों के लिए काम कर सकता है, अपना समय चुन सकता है। कंपनियों को भी परमानेंट स्टाफ रखने और उससे जुड़े खर्चे जैसे PF, बीमा, इन सब से राहत मिल जाती है। और हाँ, इससे रोजगार के आंकड़े भी बढ़ते हुए दिखते हैं। ये तो हुए फायदे। नुकसान भी हैं। इन वर्कर्स को अक्सर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, PF, ग्रेचुइटी, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। सही बात है। नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, करियर में तरक्की का कोई तय रास्ता नहीं होता। कई बार उन्हें अपने औजार या गाड़ी वगैरह में खुद पैसा लगाना पड़ता है। कंपनी की तरफ से स्किल बढ़ाने की ट्रेनिंग शायद ना मिले, और ना ही कंपनी उनसे लंबी वफादारी की उम्मीद कर सकती है। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाम सिक्योरिटी। बिल्कुल। तो नौकरियों का मैदान काफी बदल रहा है। गिग इकोनॉमी, स्किल गैप, महिलाओं की भागीदारी, कई परतें हैं। स्रोत कुछ और सुधारों का भी नाम लेते हैं संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में जिक्र है जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। हाँ, जिनका मकसद निवेश बढ़ाना और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, जिससे नौकरियां बने। साथ ही श्रम कानूनों को सरल बनाने की बात है और छोटे मझोले उद्योगों, MSMEs को मदद देने के सुधारों का भी उल्लेख है।
अच्छा, ये सब कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को गति देने के इरादे से जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर रोजगार का मोर्चा काफी पेचीदा है। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ पर्याप्त नौकरियां न बनने की चुनौती है, हुनर का बड़ा सवाल है और काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं। सही कहा। और ये सारे मुद्दे सीधे तौर पर जुड़े हैं हमारे अगले विषय से कि क्या विकास का फायदा सब तक पहुंच रहा है, यानी समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। बिल्कुल, समावेशी विकास यह शब्द आजकल बहुत चर्चा में है। विश्व बैंक की एक परिभाषा जो इन नोट्स में है वो काफी अच्छी है। क्या कहती है वो? वो कहती है कि समावेशी विकास का मतलब सिर्फ विकास की रफ्तार तेज करना नहीं है। सिर्फ रफ्तार नहीं? जी नहीं, बल्कि ये भी देखना है कि विकास का पैटर्न कैसा है। क्या उसका फायदा समाज के सभी हिस्सों तक, खासकर गरीबों और पिछड़े वर्गों तक पहुंच रहा है या नहीं। मतलब रफ्तार और पैटर्न दोनों जरूरी हैं। अच्छा, स्पीड और स्प्रेड दोनों। तो इसके मुख्य हिस्से क्या हुए? किन चीजों पर ध्यान देना होता है इसमें? स्रोत बताते हैं कि समावेशी विकास के कई आयाम हैं, जैसे अच्छी नौकरियां पैदा होना। हाँ, जो हमने भी बात की। हाँ, फिर खेती का विकास, गरीबी कम होना, पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण भी? हाँ बिल्कुल, सस्टेनेबल ग्रोथ जरूरी है। फिर अलग अलग इलाकों के बीच का फर्क कम होना, रीजनल डिस्पैरिटीज। इंडस्ट्री और सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका विकास। आमदनी की असमानता घटना और वित्तीय समावेशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना। जी, ये सब मिलकर ही सही मायने में समावेशी विकास बनाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम समावेशी विकास हासिल कर पाए हैं? इन दस्तावेजों के आधार पर क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, तस्वीर मिलीजुली सी है, ऐसा कहना पड़ेगा। मिलीजुली? हाँ, भारत ने अच्छी आर्थिक वृद्धि दर तो हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं। गरीबी भी पहले से कम हुई है। हाँ, लेकिन चुनौतियां अब भी बड़ी हैं। आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बहुत गरीबी में जी रहा है। बेरोजगारी और अल्प रोजगार, मतलब लोगों को उनकी क्षमता से कम काम मिलना, ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ठीक है। आमदनी और अलग-अलग राज्यों के बीच विकास का फासला वो अब भी काफी ज्यादा है। हाँ, ये दिखता है। और अक्सर औद्योगिक विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो कह सकते हैं कि विकास तो हुआ है, पर वो पूरी तरह समावेशी शायद नहीं हो पाया है। तो फिर भारत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब समावेशी विकास की आवश्यकता क्या है? क्यों चाहिए हमें ये? कई ठोस कारण हैं। एक तो हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं। हाँ। हमारे कई सामाजिक सूचक, सोशल इंडिकेटर्स, जैसे कुपोषण, गरीबी, पढ़ाई का स्तर, साफ सफाई, भ्रष्टाचार, ये अभी भी संतोषजनक नहीं है। आर्थिक सूचक भी, जैसे प्रति व्यक्ति आय या औद्योगिक उत्पादन, वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि तेज जीडीपी ग्रोथ का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास कुछ लोगों को और अमीर बना रहा है जबकि बाकी पीछे छूट रहे हैं? अच्छा, मतलब एक्सक्लूसिव ग्रोथ। हाँ, इसे ही अपवर्जक विकास कहते हैं। और विश्व असमानता रिपोर्ट जैसी चीजें इसी चिंता को दिखाती हैं। इसलिए समावेशी विकास सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, ये भारत की जरूरत है। इसे हासिल करने में क्या रुकावटें या मुद्दे सामने आते हैं? क्या चुनौतियां हैं? कई तरह की बहसें और चुनौतियां हैं। एक तो ये कि विकास का मतलब क्या है? क्या सिर्फ पैसों की तरक्की, मतलब ग्रोथ, या लोगों की बेहतरी, डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है? ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट। हाँ। दूसरा, गरीब किसे माना जाए, इसकी परिभाषा ही जटिल है, अलग अलग पैमाने हैं। सही बात है। फिर सरकारी योजनाओं और सुधारों का फायदा सचमुच सब तक पहुंचाना, डिलीवरी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अक्सर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक ढांचे पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता या उतना प्रभावी नहीं होता जितना शायद सड़कों और पुलों पर दिया जाता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाने और उसका फायदा सब तक पहुंचाने की जरूरत है। और समाज में जो गहरी असमानताएं हैं, जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर, वो उतनी तेजी से कम नहीं हो रही हैं। ये तो काफी चुनौतियां हैं। क्या कुछ सरकारी पहलों का भी जिक्र है समावेशन की दिशा में? हाँ बिल्कुल, स्रोत इसका जिक्र करते हैं कि सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जैसे बैंक खाते खोलने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY। जन धन योजना, हाँ। गरीबों को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY। डिजिटल पेमेंट के लिए ई-रूपी जैसी पहल, और बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। ये सब समावेशी बढ़ाने की कोशिशें हैं। ठीक है,
तो ये हुई समावेशी विकास की बात। चलिए अब अपने तीसरे और आखिरी बड़े विषय पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। जी, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये संस्था क्या है, इसका क्या काम है, जरा बताएं। IMF ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहलाते हैं। ब्रेटन वुड्स ट्विंस? हाँ, क्योंकि दोनों की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में एक सम्मेलन हुआ था। अच्छा। मकसद था कि भविष्य में वैसी आर्थिक तबाही ना हो जैसी 1930 के दशक में हुई थी। दुनिया में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। और आज इसके 190 सदस्य देश हैं और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। 190 देश। तो ये करता क्या है, इसकी मुख्य काम क्या है? इसके आप कह सकते हैं 3 मुख्य काम हैं। 3 काम? हाँ। पहला, ये सदस्य देशों को आर्थिक मदद देता है, मतलब लोन, खासकर तब जब उन्हें भुगतान संतुलन की समस्या हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मतलब जब विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाए। बिल्कुल, जब आयात के लिए डॉलर कम पड़ जाएं या विदेशी कर्ज चुकाने में दिक्कत हो। दूसरा काम है, ये सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों पर नजर रखता है। इसे सर्वेलेंस कहते हैं। सर्वेलेंस? जासूसी? नहीं, जासूसी नहीं। मतलब ये देखता है कि देश अपनी अर्थव्यवस्था ठीक से चला रहे हैं या नहीं, और उन्हें सलाह देता है। अच्छा, सलाह। हाँ, पॉलिसी एडवाइस। और तीसरा, ये सदस्य देशों को तकनीकी सहायता और ट्रेनिंग भी देता है, जैसे सेंट्रल बैंकिंग या टैक्स पॉलिसी में। और ये रिपोर्ट्स भी निकालता है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? हाँ बिल्कुल, वो बहुत अहम रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये सब IMF निकालता है। इसमें फैसले कैसे लिए जाते हैं, कौन चलाता है इसे, स्ट्रक्चर क्या है? इसकी सबसे बड़ी बॉडी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स? इसमें हर सदस्य देश का एक प्रतिनिधि होता है, आमतौर पर वित्त मंत्री या सेंट्रल बैंक का गवर्नर। ये बोर्ड साल में एक बार मिलता है और बड़े नीतिगत फैसले लेता है, जैसे किसी देश का कोटा बढ़ाना, नए सदस्य को शामिल करना वगैरह। रोजमर्रा का काम कौन देखता है? रोजमर्रा का काम देखने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। इसमें 24 डायरेक्टर होते हैं। 24 डायरेक्टर? हाँ, ये बोर्ड वॉशिंगटन में ही रहता है और ज्यादातर फैसले यहीं लेता है, जैसे लोन वगैरह को मंजूरी देना, और ये देशों की अर्थव्यवस्थाओं का सालाना हेल्थ चेकअप भी करता है। अच्छा, अब ये जो लोन देता है IMF, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? इसका ज्यादातर पैसा सदस्य देशों से ही आता है। एक सिस्टम है जिसे कोटा कहते हैं। कोटा? हाँ, कोटा। हर सदस्य देश का एक कोटा तय होता है। ये कोटा उस देश की अर्थव्यवस्था के आकार, उसके खुलेपन, उसकी आर्थिक अस्थिरता और उसके विदेशी मुद्रा भंडार जैसे कारकों पर आधारित होता है। तो कोटा के हिसाब से पैसा देना पड़ता है? हाँ, कोटा के आधार पर ही तय होता है कि देश कितना पैसा IMF को देगा, उसका वोटिंग पावर कितना होगा। अच्छा, वोटिंग पावर भी कोटे से जुड़ा है? हाँ, जिसका कोटा ज्यादा उसका वोट ज्यादा, और जरूरत पड़ने पर वो देश IMF से कितना उधार ले सकता है, ये भी कोटा पर निर्भर करता है। ये तो बड़ा जरूरी सिस्टम हुआ। एक और शब्द सुना है मैंने, SDRs, ये क्या बला है? SDRs, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स? हाँ, इसे IMF ने 1969 में बनाया था। ये कोई करेंसी नहीं है जैसे डॉलर या यूरो। तो फिर क्या है? ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति है। आप इसे IMF की अपनी मुद्रा जैसा कह सकते हैं। एक क्लेम जिसका इस्तेमाल सदस्य देश आपस में या IMF के साथ लेन देन में कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कीमत कैसे तय होती है? इसका मूल्य दुनिया की 5 प्रमुख मुद्राओं की एक बास्केट के आधार पर तय होता है। डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग और अब चीन की मुद्रा रेनमिनबी भी इसमें शामिल हैं। रेनमिनबी भी? अच्छा। हाँ, और IMF समय समय पर सदस्य देशों को उनके कोटा के अनुपात में SDRs आवंटित करता है, मतलब बांटता है। भारत और IMF का क्या रिश्ता है? क्या भारत इसका सदस्य है? हाँ बिल्कुल, भारत IMF के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1945 से ही सदस्य है। अच्छा, और हमारा कोटा कितना है, वोटिंग पावर? फिलहाल भारत का कोटा लगभग 2.75% है और इसी के हिसाब से उसका वोटिंग अधिकार करीब 2.63% है। 2.63%? हाँ, ठीक है। भारत ने IMF को जरूरत पड़ने पर मदद देने का वादा भी किया है, जैसे NAB, न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो के तहत। और ये SDRs क्या भारत को भी मिले हैं? हाँ, हाल ही में अगस्त 2021 में IMF ने दुनिया भर में SDRs का एक बड़ा आवंटन किया था। हाँ, सुना था, कोविड के बाद शायद। जी बिल्कुल, उसमें भारत को भी करीब 1257 बिलियन SDR मिले थे, जो उस समय लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर थे। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी मजबूत हुआ। वाह, ये तो अच्छी बात है। एक और टर्म आता है रिजर्व ट्रांच। रिजर्व ट्रांच, इसका क्या मतलब है?
रिजर्व ट्रांच, इससे आप आईएमएफ के पास रखी देश की अपनी इमरजेंसी नकदी जैसा समझ सकती हैं। इमरजेंसी नकदी। हाँ, ये सदस्य देश के कोटे का वो हिस्सा होता है जिसे देश बिना किसी शर्त या ब्याज के जरूरत पड़ने पर तुरंत आईएमएफ से निकाल सकता है। ये बेसिकली देश का अपना ही पैसा है जो आईएमएफ के पास रखा है, एक तरह का बफर है। अच्छा, मतलब इस पर कोई कंडीशन नहीं लगती? नहीं, रिजर्व ट्रांच निकालने पर कोई शर्त नहीं होती। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि आईएमएफ किस तरह के लोन देता है? अलग अलग तरह के होते हैं क्या? हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह के लोन होते हैं। एक होते हैं रियायती लोन, कंसेशनल लोन्स। रियायती। हाँ, ये कम आय वाले देशों को दिए जाते हैं। इन पे ब्याज या तो नहीं लगता या बहुत कम लगता है। इनका मकसद गरीबी कम करना और विकास में मदद करना होता है, जैसे एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी ECF या स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी SCF। अच्छा, ये गरीब देशों के लिए। जी। दूसरे होते हैं गैर रियायती लोन, नॉन कंसेशनल लोन्स। गैर रियायती। ये किसी भी सदस्य देश को मिल सकते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लेकिन इन पर बाजार दर के हिसाब से ब्याज लगता है। ये अक्सर तब दिए जाते हैं जब देश को भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या हो या उसे अपनी अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार करने हो, जैसे स्टैंड बाय अरेंजमेंट SBA या एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF। SBA और EFF, ये नाम सुने हैं। हाँ, और आपातकालीन स्थितियों के लिए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी RCF जैसे साधन भी हैं जो जल्दी मदद पहुंचाते हैं। बहुत दिलचस्प। तो हमने आज भारत में रोजगार की पहेली को समझने की कोशिश की, कैसे विकास तो हो रहा है पर शायद उतनी नौकरियां नहीं बन रही, और हुनर का कितना बड़ा रोल है। जी। फिर हमने देखा कि समावेशी विकास क्यों जरूरी है, ताकि तरक्की का फायदा सब तक पहुंचे, और उसमें क्या चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और आखिर में हमने वैश्विक आर्थिक तंत्र में IMF की भूमिका और भारत से उसके जुड़ाव को समझा। कोटा, SDRs, लोन, ये सब। हाँ, और ये तीनों मुद्दे, नौकरियां, समावेशी विकास और वैश्विक आर्थिक स्थिरता, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक में उतार चढ़ाव का असर दूसरों पर पड़ता है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत के बाद क्या कोई ऐसा नुक्ता या सवाल है जो श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है? कुछ ऐसा जो इन स्रोतों पर आधारित हो पर हमने सीधे तौर पर शायद छुआ ना हो? एक सवाल जो मेरा मन में आता है वो भविष्य के काम और समावेश को लेकर है। भविष्य का काम? हाँ, हम देख रहे हैं कि गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, मतलब काम करने के पारंपरिक तरीके बदल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में भविष्य का समावेशी विकास मॉडल कैसा होगा? क्या हमें सफलता और समावेश को मापने के लिए सिर्फ पारंपरिक नौकरियों के आंकड़ों से आगे देखने की जरूरत पड़ेगी? मतलब सिर्फ जॉब काउंट से आगे? हाँ, शायद हमें वेलफेयर या सामाजिक सुरक्षा के नए तरीकों के बारे में सोचना होगा जो गिग वर्कर्स या ऑटोमेशन से प्रभावित लोगों को भी कवर करें। ये पारंपरिक रोजगार मैट्रिक्स पर शायद उतना निर्भर ना करे। ये वाकई एक गहरा सवाल है। भविष्य का समावेशी विकास कैसा दिखेगा जब काम का मतलब ही बदल रहा हो? इस पर सोचने की जरूरत है। जी। हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ आज की ये बातचीत समाप्त होती है।